नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। इस वक्त सबसे पहले हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि महाराष्ट्र में सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल के प्रमुख हैं, उन पर हमला हुआ है और ये हमला इतना बड़ा था कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। संतोष की बात यह है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये बड़ी खबर आई है, जहां शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर यह हमला हुआ है और घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए नांदेड़ के यशो साई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सुखबीर सिंह बादल के हाथ में चोट लगी है इस हमले में और यहां पर डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन संतोष की बात यह है कि फिलहाल सुखबीर सिंह बादल खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल में वो भर्ती हैं। तो महाराष्ट्र से ये ब्रेकिंग न्यूज, एक सुरक्षाकर्मी के घायल होने की खबर है। वो सुरक्षाकर्मी जो सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में तैनात थे, उनके घायल होने की खबर है। तो किन्होंने ये हमला किया है, इस बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सुखबीर सिंह बादल पर यह हमला हुआ और उसके बाद ये अस्पताल जहां पर कि उनको भर्ती करवाया गया है। शिशिर शेलार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, शुरुआती तौर पर क्या इसके बारे में आपको डिटेल मिले हैं और ये हमला जो है वो किस तरह से हुआ, किसने किया, इसके बारे में कोई अंदाजा? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो सुखबीर बादल जो है अपने परिवार के साथ कल शाम को जो है नांदेड़ पहुंचे थे। एक पारिवारिक दौरा था नांदेड़ साहिब में। हालांकि वो दर्शन लेने जाने वाले थे आज, और आज हमने देखा कि जो नांदेड़ का परिसर है, गुरुद्वारा का जो परिसर है, वहां पर दर्शन लेने के लिए सुखबीर सिंह बादल पहुंचे थे। जब ये हादसा हुआ, जब उन पर यह हमला हुआ, जानकारी इस वक्त जो हमें मिल पा रही है उसके अनुसार उनके हाथ पर चोट लगी है। जब ये हादसा हुआ तो वो जो गुरुद्वारा का परिसर था, नांदेड़ में अलग अलग गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा परिसर में वो थे और वहां पर उन पर जो है ये हमला हुआ। हालांकि कुछ सुरक्षा कर्मी उनके साथ थे और बीच बचाव में सुरक्षा कर्मी को भी चोट आई है, लेकिन सुखबीर बादल के हाथ में भी चोट आई है। और उसके बाद जो है उनको इमीडिएटली जो एक प्राइवेट अस्पताल है, यशो साई अस्पताल नांदेड़ का, वहां पर उनको ले जाया गया है। जो इस वक्त जानकारी है कि इस वक्त हालांकि उन पर उपचार वहां पर जो है अस्पताल में शुरू है, और साथ ही साथ जो पूरा परिसर है नांदेड़ परिसर का, वहां की अब जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस जो है वो एक्शन में आ चुकी है। हालांकि इसके बारे में अब तक जानकारी ये नहीं मिली है कि हमला किसने किया था, किस प्रकार से हमला हुआ था, उसकी जांच इस वक्त चल रही है। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मौजूद है कि हाथ में चोट लगी है सुखबीर बादल के, आउट ऑफ डेंजर है उस वक्त, और इमीडिएटली जो यशो साई अस्पताल है नांदेड़ में, वहां पर उनको भर्ती किया गया था। जी। और शिशिर, जिस तरह आपने कहा कि एक अपने निजी कार्यक्रम, पारिवारिक कार्यक्रम के तहत वो वहां पर गए थे, और हम जानते हैं कि नांदेड़ में प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी है और वहां पर जो सिख श्रद्धालु हैं वो जाते रहते हैं। ऐसे में क्या अभी किसी भी तरह से कोई सूचना, क्योंकि ये देखिए राहत की बात है कि उनके हाथ में चोट लगी है, वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन क्या अभी तक हमलावर के बारे में कोई सूचना मिल पाई है कि हमलावर ने किस तरह से यह हमला किया और क्या उसके बारे में? लालचंद जी की आवाज बहुत स्लो हो गई है। लालचंद जी की आवाज बहुत स्लो हो गई है। शिशिर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? शिशिर, लगता है फिलहाल शिशिर से हमारा संपर्क नहीं। शिशिर, आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो बताइए जरा हमलावर के बारे में कि क्या उसका क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था, किस तरह से, क्या कोई घात लगाकर हमला किया, हमलावर कितने थे, इस सब के बारे में कोई भी शुरुआती जानकारी आपके पास अभी तक पहुंची है? शिशिर, देखिए, इस बारे में अब तक कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी अब तक नहीं पहुंची है। हमला किसने किया, क्या इस वक्त हमलावर जो पुलिस की गिरफ्त में है या नहीं, हालांकि इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस वक्त अगर देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि इमीडिएटली उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जल्द से जल्द उनके उपचार भी शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन जहां पर हमला हुआ था उसके बाद अब जो इस वक्त जानकारी मिल रही है कि पूरा जो इलाका है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि इस घटना की जानकारी जो मुख्यमंत्री तक भी महाराष्ट्र के पहुंची है,
और इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, जो कि मैंने पहले कहा था कि वहां पर मौजूद थे कुछ पुलिस भी, तो पुलिस प्रशासन जो हरकत में आ चुका है और जल्द से जल्द इस बारे में भी जानकारी मिल सकती है कि आखिर हमलावर कौन था, ये हमला आखिर क्यों हुआ था। लेकिन कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या हमलावर को पहले से ही पता था कि सुखबीर बादल जो है नांदेड़ में गुरुद्वारा में जो आने वाले हैं, क्या उस बारे में उसको जानकारी थी। इस प्रकार से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक जानकारी अब तक हमारे पास नहीं पहुंची है। जानकारी इस वक्त हालांकि उनकी जहां तक बात करें जो हेल्थ कंडीशन उसके बारे में पहुंची है, वो हम अगर देखा जाए विजुअल्स हम देख रहे हैं कि वो खुद जो है अस्पताल में जब भर्ती कराया गया था तो वो खुद चलकर जो अस्पताल में गए थे। हाथ पर उनकी चोट लगी थी, हालांकि इस पर जो है इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा है। यही जानकारी इस वक्त जो है पास आ रही है। ठीक ठीक ठीक, आगे जो जानकारी आएगी सुरक्षा बल जो आपको बताएंगे, पुलिस जो बताएगी, उसके बारे में हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है, लेकिन वो सुरक्षित हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। अब इस वक्त में आज के एजेंडे की बात करेंगे, और सबसे पहले जो आज का एजेंडा जिस पर हम बात करने वाले हैं वो एजेंडा है कि लोकसभा को आखिरकार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। तो हंगामे के साथ ये पूरा सत्र एक तरह से कहिए बिल्कुल वॉश आउट हो गया। तो इसी पर आज सबसे पहले बात करेंगे, और इसी को लेकर सबसे पहले हम आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखवाते हैं। इसी पर आज खास चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको इसके बारे में रिपोर्ट दिखाएं तो संसद सत्र जो बर्बाद हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? संसद की कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश की लड़ाई की छाप पड़ी। संसद के मानसून सत्र जो शुरुआत हुई उसकी वो हंगामे के साथ हुई, और हंगामे के साथ ही खत्म भी हो गई। कांग्रेस पार्टी का गृह मंत्री जवाब दो और सपा का चढ़ावा चोरी के प्रदर्शन और शोर में देश की सर्वोच्च पंचायत में चर्चा और बहस तो बिल्कुल धुल सी गई। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, और तय कार्यक्रम के मुताबिक आज ही सत्र का आखिरी दिन भी था। संसद के मानसून सत्र में पूरे वक्त हंगामा ही बरपा रहा। सड़क के नारे और प्लाकार्ड संसद में लहराने लगे। जहां चर्चा होनी थी वहां नारेबाजी के शोर थे। कहीं निशाना उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव था, तो कहीं प्रतिपक्ष के नेता को जेनजी का हीरो बनाना था। जिसके जवाब की मांग कर रहे थे वो खुद जवाब देने के लिए तैयार दिखे, लेकिन जिन्हें नहीं सुनना उन्होंने वी डोंट केयर कहकर खारिज कर दिया। तो 18 दिनों के सत्र में कुल 18 दिन में एक भी दिन कामकाज नहीं हो पाया। आखिर दिन में लोकसभा स्पीकर की ओर से आखिरी दिन में दी गई चाय पार्टी में भी विपक्ष ने शिरकत नहीं की। कटुता इतनी बढ़ गई है। लेकिन इस दौरान विपक्ष में दो फाड़ भी दिखा। डीएमके ने बहिष्कार की बात को नहीं माना, और पार्टी की नेता कनिमोझी ने इसमें हिस्सा ले लिया चाय पार्टी में। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा और चंदे में कथित चोरी के मामलों को लेकर संसद परिसर में लगातार जोरदार प्रदर्शन किया। तो पप्पू यादव ने साधु बनकर चंदा लूटने का जो प्रहसन किया, उससे सांसदों को उन्होंने खूब मनोरंजन भी किया। लेकिन भारत की आस्था और सनातन को लेकर उनके इस कुत्सित प्रयास से अयोध्या को कलंकित करने के प्रयास ऊंची सियासत ही मानी जाएगी। अखिलेश यादव और अन्य सपा सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर रोज तख्तियां लेकर चंदा चोर गद्दी छोड़ और अमित शाह जवाब दो इनके जैसे नारे लगाते हुए दिखे। लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था कि वे आज तक राम मंदिर गए क्यों नहीं हैं। लेकिन राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को संसद में मुद्दा बनाने की लगातार कोशिश हुई, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और सपा सांसदों के सड़क के नारे को संसद में लाने पर अफसोस जाहिर किया। संसदीय व्यवस्था में माननीय सांसद सदन में बहस के लिए चुने जाते हैं, किसी पार्टी या नेता का प्लाकार्ड उठाने के लिए तो नहीं। किरेन रिजिजू का दावा है कि बिजनेस की दृष्टि से वैसे कुल मिलाकर अच्छा रहा, 12 बिल पारित हुए, लेकिन चर्चा की दृष्टि से निराशाजनक रहा। लोकसभा में उत्पादकता मात्र 19% और राज्यसभा में ये 39% रही। अंदाजा लगाएं, प्रतिदिन टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए सिर्फ अपने नेताओं के अहंकार के कारण बर्बाद हो गए। सरकार ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष को पूरा सुनना होगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बयान दिया कि वो हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी और कहा कि आप समय तय करें, हम हर सवाल का उत्तर देंगे। अमित शाह ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाए कि वो चर्चा नहीं चाहते। राजनीति के रूप में देखें तो राहुल गांधी ने जिसकी शुरुआत की थी उस पर अंत में अमित शाह ने बाजी मार ली। तो ये जिस तरह से पूरा का पूरा सत्र बिल्कुल हंगामे की भेंट चढ़ गया, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा आप सड़क से कहीं भी नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब सदन में चुन के आते हैं तो वहां तो डिबेट और डिस्कशन के लिए आते हैं। सुनिए। ये पहली बार है
जहां ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। कांग्रेस के एमपी अब सोचते हैं कि उसका काम नारा लगाना और प्लेकार्ड बैनर लेकर के हंगामा करना यही काम रह गया है, ऐसा सोचने लग गया है। नाराबाजी ये तो आप सड़क में कहीं भी कर सकते हैं, सदन में तो चुन के आते हैं, तो वहां तो डिबेट डिस्कशन के लिए आते हैं। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष के सारे सवालों को नोट करेंगे, एक एक का जवाब देंगे, उनकी बात सुनिए। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कहा वी डोंट केयर, हम भाषणबाजी या लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए हैं। उसी की मांग कर रहे थे, उसी के बारे में कहा हम सुनने के लिए नहीं आए। सुनिए राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इसके लिए सरकार को घेरा और सरकार पर जिम्मेदारी डाली कि ये पूरा का पूरा जो मानसून सत्र बर्बाद हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सुनिए। पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूं ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है। वही बीजेपी के सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के रवैये पर अफसोस जताया और हमला बोला। गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। सपा की सांसद डिंपल यादव ने भी पूरे मॉनसून सत्र की बर्बादी के लिए सरकार पर जिम्मेदारी डाली। आस्था के साथ चोरी थी, लोगों की श्रद्धा के साथ चोरी थी, और जिस तरह लोगों ने भाव के साथ आके मंदिर में अर्पण समर्पण किया था, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी की भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और हम चाहते हैं कि जो भी मंदिर में पहले जो ट्रस्ट है वो एकदम मतलब कि एक नेशनल ट्रस्ट के रूप में आए और उसका एक एक पैसे का हिसाब हो। ये नहीं कि वो ट्रस्ट का पैसा किसी संगठन के प्रयोग में लाया जा रहा है, किसी संगठन को चलाने के लिए लिया जा रहा है। तो जिस तरह से ये मॉनसून सत्र पूरा का पूरा बर्बाद हुआ, चर्चा बिल्कुल नहीं हुई, कामकाज बहुत कम हुआ, दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आज बड़ी चर्चा इसी पर करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर जुड़े हैं। कुमार आलोक बल्कि संसद भवन से जुड़ चुके हैं। और साथ में हमारे साथ कौशल कांत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल जी। और यश भारतीय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यश जी, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में आपका भी। मैं पहले कुमार आलोक के पास चलता हूं। कुमार आलोक, जिस तरह से ये संसद का लगभग पूरा का पूरा सत्र बिल्कुल धुल गया, कोई चर्चा वगैरह तो खैर हुई नहीं, कामकाज भी कम ही हुआ, ऐसे में अंत में जो शुरू में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने या बाकी विपक्षी सांसदों ने सरकार पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की और सरकार का पक्ष था कि ये बहाने बना रहे हैं, ये गोल पोस्ट बदल रहे हैं, अगर हम जवाब देने के लिए तैयार होंगे कुछ और मुद्दा लेकर आ जाएंगे। अंत में वही साबित हुआ जब गृह मंत्री अमित शाह तैयार हुए। तो
बिल्कुल सही कहा आपने कि आप देखिए जब से सत्र की शुरुआत हुई, मानसून सत्र की शुरुआत हुई, तो जब सर्वदलीय बैठक उसके पहले होती है, हर एक सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक होती है, और उसमें हमेशा अगर कहा जाए कि जब से 2014 के बाद से जो विपक्ष रहा है वो हमेशा जब सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें कहते हैं कि हम मिलजुल कर काम करेंगे और जो विधायी कार्य होते हैं उसमें हम सरकार का सहयोग करेंगे। लेकिन जब सत्र की शुरुआत होती है तो आपने देखा एक बार फिर जिस दिन सत्र की शुरुआत हुई उसी दिन जंतर मंतर वाली घटना हुई, और उस घटना के बाद जिस तरीके से स्वांग रचा गया, पहले कहा गया कि इस पर चर्चा हो, नीट मामले पर सरकार उस पर तैयार हो गई, उसके बाद नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा हुई, फिर धर्मेंद्र प्रधान जो थे शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की मांग की गई, सरकार ने वहां भी विपक्ष की मांग को मान लिया, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही गई, खासकर चंदा विवाद को लेकर के, और गृह मंत्री से भी माफी की बात कही गई कि सदन में आकर वो स्टेटमेंट दे। अब अमित शाह भी तैयार हो गए, गृह मंत्री भी तैयार हो गए कि हम पूरा विस्तृत चर्चा इस पर कराने के लिए तैयार है, सरकार कराने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्होंने लेटर भी लिखा स्पीकर को, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हंगामा होता रहा। कल के बाद ऐसा लगा था कि विपक्ष मान जाएगा और सत्र इस मुद्दे पर बहस होगी, एक सार्थक चर्चा होगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और आज देखें कि लोकसभा जैसे ही शुरू हुई, यानी 1 मिनट भी नहीं हुआ कि अर्जेंट कर देना पड़ा, और राज्यसभा भी चला, 1 घंटा चला, वहां पर माइनिंग बिल जो है वो पास हुआ, लेकिन हंगामे के बीच यानी 12 बिल में से 11 बिल पास हुए लालचंद जी, लेकिन 12 बिल में से 11 बिल में डिस्कशन नहीं हुआ। अगर डिस्कशन होता तो कुछ फ्रूटफुल चीजें निकल कर सामने आती और उस बिल में सरकार विपक्ष की मांगों को ऐड करती, लेकिन सारे जो बिल्स थे वो मतलब वॉइस वोट से पास हुए, तो ये लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये भी बात सही है कि सरकार को क्योंकि कामकाज करना होता है तो जो आवश्यक विधेयक हैं वो कई बार बिना चर्चा के भी पारित कराना पड़ता है, क्योंकि सरकार कामकाज को तो रोक नहीं सकती, देश के कामकाज को तो रोका नहीं जा सकता। चर्चा होती तो और अच्छी बात होती, विनोद जी, चर्चा होती तो और अच्छी बात होती, लेकिन चर्चा हुई नहीं। ठीक, जिस तरह से कि पूरा एक नैरेटिव बनाया विपक्ष ने, अंत में अमित शाह ने अपने जवाब से एक तरह से ये साबित कर दिया कि विपक्ष कहीं ना कहीं मन बनाकर आया था कि नहीं चलने देना है, नहीं सहयोग करना है, और भले आप लाख कह लीजिए कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे तो सत्ता पक्ष कर ही क्या लेगा। विनोद जी। लाल जी, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें जो आलोक जी बता रहे थे, तो संसदीय कार्य मंत्री जो दे रहे थे ब्यौरा, उसमें लोकसभा का 19% है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 19% लोकसभा के प्रोडक्टिविटी है। इस 18 दिन के संसद की 18 दिन की चर्चा में आपने कभी भी एक दिन भी चर्चा के लिए संसद की उस चर्चा में नहीं हुए। तो एक बार हमारे दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि संसद की चर्चा में, संसद की कार्रवाई में प्रति मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपया है। बताइए, आप देश के टैक्स पेयर का 10 करोड़ रुपया प्रतिदिन इस माननीय सांसदों के चर्चा, माननीय सांसदों की बहस के लिए खर्चा करता है ये देश। ये टैक्स पेयर का पैसा है जिसमें संसद में इस चर्चा के लिए नए कानून, नए विधान और नई समस्याओं पे, देश की समस्याओं की चर्चा के लिए, सरकार को जवाब मांगने के लिए, इन सारी चीजों के लिए है जी। और उस संसद में हो क्या रहा है? उस संसद में हमने 18 दिन तक सपा के नेताओं को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पे बैनर, तख्ती और ये क्या क्या लेके, वो प्लेकार्ड लेके वहां घूमते हुए देखा जी। क्या इस देश के सपा के जो 37 सांसद हैं, यूपी के लोगों ने इसलिए दिखाया था कि अगर आप विजुअल दिखाएं अभी तो वहां एक सांसद, माननीय सांसद के माथे पे बोड़ी है, दूसरे सांसद के ऊपर में आप ये देखिए कि वो रखे हुए हैं, प्लेकार्ड रखे हुए हैं। क्या यूपी के लोगों ने अपने माननीय सांसदों को ये बोड़ी ढोने के लिए रखा हुआ था, भेजा था क्या? ये चीजें देखने की बात है। और हुआ क्या? आप पूरे 18-20 दिन में ये चढ़ावा चोरी और चंदा करते करते पप्पू यादव को तो आपने साधु बना दिया, लुटेरा बना दिया, भारत की परंपरा को भी वहां पे आपने तार तार कर दिया, गेरुआ बस पहना के उसे चोर बता दिया। अब आप इसका देखिए कि पूरे 1.5 लाख रुपया सपा के सांसदों ने वहां पे वसूला है। 1.5 लाख रुपये चंदा उनका कलेक्शन हुआ है। पैसा जमा कहां हुआ है? वो अयोध्या राम मंदिर नहीं गया है, फिर वो आज सारे सपा के जो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, अवधेश जी भी उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के हैं, वो कनॉट प्लेस में हनुमान जी के मंदिर में छोड़ आए हैं। अच्छा,
श्रद्धा उनकी देखिए, राम भक्त के ही हैं हनुमान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान मंदिर में छोड़ा है। लेकिन आपने राम मंदिर के नाम पे वहां चंदा मांगा था, 1.5 लाख रुपया आपने चंदा कमाया। आपको भाई साहब पता है 2,500 करोड़ रुपए का राम मंदिर का निर्माण ही हुआ है। बिल्कुल। आप यहाँ किसको अपमानित कर रहे हैं? आप अयोध्या को अपमानित कर रहे थे, आप राम भक्तों की ये वही तस्वीरें हैं जब वो गए थे हनुमान मंदिर, उस ओछी सियासत में। क्योंकि आपको यूपी के इलेक्शन में मुद्दा चाहिए। योगी आदित्यनाथ के 10 साल के आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं मिला, जो आप राम मंदिर की चढ़ावा चोरी से सभी राम भक्तों को आप बदनाम किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि पूरी की पूरी सियासत कि ये भेंट चढ़ गया ये सत्र, और नुकसान अगर किसी का भी हुआ तो आम जनता का हुआ, टैक्स पेयर का हुआ, जो प्रतिदिन 10 करोड़ रुपया माननीय सांसदों के चर्चा के लिए खर्च करता है। 180 करोड़ आप रुपये जोड़ लीजिए कि इस संसद की इस चर्चा में बर्बाद हो गया। करीब करीब 200 करोड़ ही मान लीजिए, क्योंकि 1.5 करोड़ 1 घंटे का बैठता है ना। यश भारतीय जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र भी इसी बीच आया, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र। एक अगर क्या बल्कि हुई है, इसमें अगर मगर की बात नहीं है, चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला आया, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठा सकते थे। लेकिन इसके लिए जिस तरह से संसद को बाधित करने का काम सपा सांसदों ने किया, यश भारतीय जी, मुझे यह बताइए कि खूब पहले लानत में भेज देता हूं चढ़ावा चोरी करने वालों को। मुझे यह बताइए कि मंदिर में चोरी की है क्या कोई पहली घटना थी, या बड़े बड़े चाहे सोने गायब होने की या फिर आभूषण गायब होने की, पैसे गायब होने की दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत से कई घटनाएं सामने आई है। ऐसे में जब आप लोग इसको जरूरत से ज्यादा बड़ा मुद्दा बना देते हैं तो फिर आपके ऊपर आरोप लगता है कि यह हमला तो सीधे अयोध्या के राम मंदिर पर है। अयोध्या का राम मंदिर सुहा नहीं रहा, इसीलिए वहां से लेकर यहां तक इतना ज्यादा हमला कर रहे हैं। यश भारती जी, देखिए ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न आपने दोहराया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न वो करेंगे, मैंने अपना प्रश्न किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी बोला ही नहीं है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार यही बोल रही है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसके लय में लय मिला करके बात करेंगे तो मैं आपको आरोपित नहीं करूंगा कि आप भाजपा का प्रश्न। नहीं, मैं तो मेरे मन में जो सवाल है वही बोलूंगा, वो चाहे सपा से मिल जाए कि भाजपा से मिल जाए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मिल जाए, मैं तो अपने मन का सवाल पूछूंगा। आप उस हवा में, उस वातावरण में हैं जो दिल्ली में प्रदूषित है, तो जो दिल्ली में रह रहा है उसको उस प्रदूषित वातावरण में रहना पड़ेगा, बच नहीं सकता उस प्रदूषित वातावरण से। तो जो भाजपा ने प्रदूषित वातावरण बना के रखा है देश के अंदर, उससे कोई नहीं बच पाएगा। वो अगर भाजपा हितैषी है या भाजपा समर्थक है तो वो उसी प्रदूषण में रहेगा, ये उसकी मजबूरी है। हाँ, आप अगर अप्रत्यक्ष रूप से जवाब देने के बजाय अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेलेक्टिव नैरेटिव है, मुझे लगता है उसके असर से ज्यादातर लोग बच नहीं पा रहे हैं। हमारा सीधा सवाल है कि मंदिर में चोरी की है, मंदिर में चढ़ावा चोरी की है, कोई पहली घटना नहीं है, तो ये इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड क्यों, इतना बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? क्या आप भी उसके शिकार हैं? देखिए, प्रभु राम का मंदिर का निर्माण हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, प्रधानमंत्री का दखल हुआ, जो ट्रस्ट बनाया गया, और जब चढ़ावे में चोरी हो रही है तो पहले तो चोरी कहने की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने जब सोशल मीडिया से न्यायालय से अपील करी कि न्यायालय संज्ञान लेते हुए जांच करे, तो हमें ही चोर साबित करने में लग गई पूरी भारतीय जनता पार्टी। तो जो प्रदूषण फैलाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वही बात थी। और जब चोरों को बचाया जा रहा है, चोरी की घटना होती है लेकिन अगर उचित कार्रवाई हो जाएगी तो लोग कार्रवाई से संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी सबसे पहले न्यायालय से मांग की, निवेदन किया था। सरकार पे भरोसा होता तो सरकार में तो बीजेपी और कांग्रेस की केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार लड़ रही थी। राज्य सरकार ने जल्दी से एसआईटी गठित करके बचाने का काम किया और एसआईटी प्रमुख उसको बना दिया जिसपे 420 का मुकदमा चल रहा है। तो अब पुनर्गठन कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने सर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने एसआईटी का पुनर्गठन कर दिया है सर। अब तो संतुष्ट हो जाइए। अब इस मामले को लेकर संसद को बाधित करने का कोई कारण था जब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ अपनी निगरानी में देख ही रहा है इस मामले को? लालचंद जी सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो मुझको देना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही तो आपने जवाब दिया, उसी से तो ये सवाल निकल रहा है। बार बार
घूम फिर के फिर वही सवाल करना चाहते हो तो आप 4 बार करें, 5 बार करें, जवाब तो मेरा वही रहेगा जो मुझे देना है। तो मैं आप जवाब दीजिए ना, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। अब सवाल ये उठ रहा है, जब सरकार बचा रही है तो ऐसा चोरों को बचाने के लिए क्या मजबूरी है? तो ये समझ में आता है, ये चोर सौतेले भाई है, मौसेरे होते हैं। तो सुना था, सौतेले नहीं मौसेरे होते। अरे आप सुनिए ना, माननीय अखिलेश यादव जी ने यही कहा, ये सौतेले भाई, अच्छा, मौसेरे भाई नहीं है। तो ये सौतेले भाई जो एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं, चप्पल चोरों को पकड़ के बड़े चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। अगर हम उस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की पूरी दुनिया में जो प्रभु राम जी के भक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में सरकार में आने का काम किया, लोगों से वोट मांगा कि आप हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। अब इसका जवाब कौशल जी देंगे। हम मंदिर निर्माण करवा के देंगे, लेकिन न्यायालय से ही हुआ मंदिर। अब इसका जवाब कौशल जी देंगे। अब जब चोरी हुई है तो चोरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? कर लिया ना, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खाते से पैसे निकले, जिसके यहाँ गोबर के नीचे से पैसा निकला, जिसका जमीन निकला, उन सबको कर तो दिया। आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े चोरों का कोई एक चीज लेकर के आ जाइए ना, 9वां चोर भी पकड़ा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, 9वां चोर भी पकड़ा जाएगा। कोई भी एक चीज लेकर आइए कि 9वां चोर ने या तो जमीन खरीदी, या खाते में पैसा है, या गोबर के नीचे पैसा है, लेकर के आइए उसको। 9वें को किसी को लेकर आइए ना सर, तब हम भी अपना सुर आप में मिला देंगे। कौशलकांत मिश्रा जी में 40% कमीशन की बात आई। कौशलकांत मिश्रा जी का जवाब अब सुनिए। कौशलकांत मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के विधानसभा से लेकर संसद तक इस मामले को ये लोग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाने का काम हो रहा है। कौशलकांत मिश्रा जी का जवाब सुनिए। आपने मेरे सवालों में कई जवाब को गुलमलाने का काम कर दिया, इसीलिए मैं पूरी बात कर रहा हूँ कि मंदिर निर्माण में 40% कमीशन की बात है। जो सुन लीजिए कहां से कुछ उसका दीजिएगा, या खाली ऐसे ना खाता ना बही, जो यश भारती कहें वही सही। 40% का ये आंकड़ा कमीशन का कहां से आया? कुछ उसका दीजिए ना भाई प्रमाण। जितना सदन में चलने का खर्चा अभी आप बोल रहे थे, उससे ज्यादा का चढ़ावा चोरी हुआ है। कहां से लाए वो आंकड़ा? अरे डॉक्टर साहब का सुनिए भाई, आंकड़ा कहां से लाए? संसद का आंकड़ा तो हमारे पास है कि कितना खर्च होता है। कौशलकांत मिश्रा जी का जवाब सुनिए। बोलिए कौशलकांत, सुनेंगे या सवालों में खो देंगे उस जवाब को? यस भाई, इतनी देर बोल लिया फिर भी आपका जवाब नहीं आ पाया, तो उसमें समय हमें दे दें। अगर आप समय दे दें तो मैं बोल लूं। बोलिए बिल्कुल बोलिए। नहीं, यश भाई से पूछ लो। नहीं, यश भाई बोल रहे हैं, यश भाई एकदम सुन रहे हैं। बोल लीजिए, मैं फिर जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल, बोलिए कौशल जी, बोलिए। जी लालचंद जी, आप पूछ रहे हैं ना कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों, ये राम मंदिर के साथ सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? जाने कितने मंदिरों में जाने कितनी चीजें चोरी हुई हैं पूरे भारतवर्ष में, हजारों और लाखों की संख्या के मंदिरों में से मूर्तियां चोरी हुई, गहने चोरी हुई, चढ़ावा चोरी हुआ, इवन जमीन तक चोरी हो गई है, कागजों से जमीन गायब कर दी गई है। ये तो भारत देश में मंदिरों की हालत है। पर राम मंदिर से के साथ इतनी सिलेक्टिविटी इसलिए है, क्योंकि राम मंदिर को ये लोग राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। राम मंदिर के दम पर, राम मंदिर के विषय पर ये विधानसभा चुनाव जो आने वाला उत्तर प्रदेश में, इसलिए लड़ना चाहते हैं। उसको राजनीतिक विषय बना करके उत्तर प्रदेश में इसको एक चुनावी विषय बनाना चाहते हैं। यही रीजन है, ये बार बार कर रहे हैं। अदरवाइज लालचंद जी ये बताइए, आप जब लोकसभा नहीं चल पाई और लोकसभा के बाहर समाजवादी पार्टी केवल एक मुद्दे पे चल रही थी, राम मंदिर, और बाकी सब लोग चल रहे थे छात्र आंदोलन, नीट, तो इनके बीच में ही ये केवल चुनावी गणित के हिसाब से चल रहे हैं। इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका कोई फीडबैक नहीं है। छात्रों के ऊपर की बात करते हैं तो ना ही राहुल गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना प्रियंका गांधी, ये 3 मेन माने जाते हैं कांग्रेस के, और बाकी जितने भी इंडी गठबंधन के सब लोग हैं, ये एक परिवार के चरण चुंबक हैं। जो कांग्रेस के परिवार कह दे वो मानने के लिए सारा इंडी गठबंधन हाजिर है। तो मेरा ये कहना है कि उनमें से किसी ने एक भी फीडबैक छात्रों के बेहतरी के लिए नहीं दिया। ठीक है, ये छात्रों के नाम पर इंडी गठबंधन वाले अपने पूरे देश की राजनीति को डिस्टर्ब किया। जी, पूरे देश की राजनीति में चूंकि उनको उससे चुनावी फायदा लेने की कोशिश करेंगे, वो उसकी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी राम मंदिर उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, तो उसको लेने का कोशिश, सच्चाई है इसमें देश का कोई सोचने वाला नहीं, छात्रों का कोई सोचने वाला नहीं, राम का कोई सोचने वाला नहीं। सच्चाई ये है लालचंद जी, अब
टोटी चोर और चारा चोर दूसरों को चोर साबित करने में लगे। ठीक है, रुकिए। लालचंद जी, मैं जवाब दे दूं इस बात आप आइएगा ना दूसरे राउंड में, मैं आपसे पूरा जवाब लूंगा और कुछ सवाल भी करूंगा। मुझे लग रहा था जितने सवाल आपने मुझसे किए थे काश आप उनसे भी कर लेते। मैंने कर मुझे दिया, भी अच्छा लगता है मैंने कर दिया। आप बताइए कौन सा सवाल करना, मैं कर देता हूँ। बताइए। टोटी चोर की जो ये बात कर रहे हैं, टोटी चोर की जो बात कर रहे हैं, पूछिए ना कौन से थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखाई, क्या कार्रवाई करी, चोरी हो गई और भाजपा की 9.5 साल से योगी सरकार सो रही है। ठीक है, मैं मान लिया टोटी चोरी के लिए कहीं पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है भाई। टोटी चोरी के लिए कहीं रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, ये बात सच है। जो चीज चोरी हुई नहीं, ये बात सच है। मीडिया रिपोर्ट आई थी, ये बात सच है, लेकिन कहीं पर कोई ऐसी एफआईआर दर्ज शायद नहीं हुई है। ठीक है, मैं कुमार आलोक के पास चलता हूं। कुमार आलोक, बताइए, अभी जो हम बात देख रहे थे चर्चा में कि कहीं ना कहीं जो अप्रोच कांग्रेस ने लिया शुरू से और जो समाजवादी पार्टी ने लिया, दोनों अलग अलग अप्रोच था। समाजवादी पार्टी का पूरा जोर चढ़ावा में गड़बड़ी वाले मामले पर था, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मॉनसून सत्र एकदम धुल गया, क्या विपक्ष के सारे सांसद, विपक्ष में कई पार्टियां हैं, एक सांसद वाली भी पार्टियां हैं, वो उनको भी कोई मौका नहीं मिला? क्या उनमें से कहीं से आपको सुनाई पड़ा, कोई आवाज सुनाई पड़ी कि ये गलत हो रहा है, संसद में चर्चा होनी चाहिए, तभी तो मुझे भी मौका मिलेगा बोलने का? देखिए लालचंद जी, अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो लोकसभा से ज्यादा राज्यसभा में काम हुआ, लेकिन हंगामे के बीच काम हुआ। अगर आप देखें कि जहां पब्लिक के मुद्दे उठते हैं, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आवर में नंबर आता है सांसदों का। अगर आप देखें कि 380 जीरो आवर सबमिशन थे, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूं, 380 स्पेशल मेंशन के सबमिशन थे, लेकिन हुआ क्या, तो उसमें 52 जो है जीरो आवर के लिए बोल पाए और स्पेशल मेंशन में 93 सदस्य ही भाग ले पाए, यानी 380 में 93 और जीरो आवर के लिए 52। तो आप देखें कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, जैसे आप इंडिपेंडेंट है, जो जिनकी संख्या, दलों की संख्या बहुत नंबर ऑफ जो मेंबर्स है वो काफी कम है। जैसे चंद्रशेखर रावण इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, उनकी आजाद भारत पार्टी है, तो उनसे जब भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई या ऑन द रिकॉर्ड बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग नए आए हैं, हम लोग को मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। सब लोग इसमें चुन करके आते हैं, तो क्षेत्र की जनता का प्रेशर है। अगर आप हंगामे की भेंट अगर सदन चढ़ता जाएगा तो पब्लिक उनसे सवाल करेगी जहां से वो जीत के आए हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया है। तो बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रोडक्टिव होनी चाहिए और सांसदों को मौका मिलना चाहिए, सभी पार्टियों को, सभी सांसदों को। विनोद जी, जिस तरह से अभी समाजवादी पार्टी का पूरा जोर उसी पर है, जाहिर सी बात है कि मैंने अभी मैंने ना मज़ार पर होने वाली गड़बड़ी का जिक्र किया है, ना मैंने वक्फ बोर्ड में होने वाली गड़बड़ी का जिक्र किया है, जितना खुर्द बुर्द होता है। ठीक है, अभी तो खाली मंदिरों की बात कर रहा हूं कि मंदिरों में बड़ी बड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन ये वाला मुद्दा सबसे ज्यादा पकड़ में आ रहा है, सबसे ज्यादा ये मुद्दा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा से लेकर के यहाँ संसद तक ये समाजवादी पार्टी को सूट करता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए। नहीं, यस जी अच्छा प्रवक्ता है, लेकिन मैं बस उनको ये याद दिला रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से जाएं तो अपने जितने सांसद हैं उनसे जरूर पूछिएगा कि 18 दिन के इस संसद की चर्चा में उन्होंने क्या क्वेश्चन आवर में अपने जिले का कोई एक क्वेश्चन पूछ पाए। आप जरूर पूछिएगा माननीय 540 सांसदों को कि अपने अपने जिलों का कोई एक सवाल लेके संसद के इस चर्चा में क्वेश्चन आवर में कोई एक सवाल पूछ पाए, सरकार से कोई जवाब ले पाए। अगर ये नहीं ले पाए तो ये लोगों के साथ धोखा है। अगर आप नहीं ले पाए, अगर संसद में आप आए हैं जिस जनता के विश्वास से, अगर यूपी के किसी इलाके में किसी समस्या को लेकर अगर आप संसद में चर्चा नहीं कर पाए और सिर्फ वो बैनर पकड़ के खड़े रहे, तो आप मानिए कि आपने लोगों के साथ धोखा किया है। बिल्कुल। और अगर आपने धोखा किया है तो आज आप अयोध्या के लोगों से धोखा कर रहे हैं। जी। मैं बस यश जी को याद दिला रहा हूँ जी कि ये वही संसद है जिसमें आपके नेता प्रोफेसर राम गोपाल जी कहते थे, सीधे सीधे कहते थे कि ये रामलला वहां अनधिकृत रूप से बैठे हुए हैं, कब्जाधारी है, कब्जाधारी जो रामलला को कब्जाधारी बताते थे, आज आपके जैसे प्रवक्ता से लेके और माननीय अखिलेश जी तक प्रभु राम की दुहाई देते हैं। ये ऐसा कैसे बदल गया भाई? कैसे ये अयोध्या नहीं बदला है जी। ये अयोध्या की जो आभा है, अयोध्या की जो आज की दिव्यता है, जिसको सपा के लोगों ने कभी अछूत बनाया था, उस अयोध्या को आप अगर आप देखते हैं, उसमें राम मंदिर में आपके कोई भी नेता नहीं गए जो 4 घंटे बैनर लेके खड़े हुए थे।
और उस राम मंदिर की चिंता आप करेंगे तो लोग हंसेगा। बिल्कुल, आप उसको मजाक बनाने की कोशिश करते हैं और आप देखिए भक्तों की भीड़, ये आपके इस बहस में वो जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। राम मंदिर का जो तांता है सुबह से शाम तक भक्तों की वैसे ही लगी रही है। इसके बारे में आपके सारे अफवाह जितने भी आपने कोशिश की है, मुझे लगता है कि एक सनातन की परंपरा में कलंकित करने वाली है। आपकी चिंता पर इसलिए भी यश जी सवाल उसलिए उठते हैं क्योंकि आप वक्फ बोर्ड की बड़ी बड़ी गड़बड़ियों पर आपको कोई ऐतराज नहीं है। मज़ारों से कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए आपको कोई ऐतराज नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने जब आप लोग वहां पर मुद्दा उठा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि रसीद लेकर के आइए तो किसने कितना चंदा दिया है, बड़ी चिंता हो रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने ये सवाल पूछा, उसके बाद सन्नाटा छा गया। तो ये आपके मतलब आप जिस तरह से इसको उठा रहे हैं तो सवाल तो उठता है ना। बोलिए यश जी। निश्चित तौर पे लालचंद जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग और उसके समर्थक लोग, चाहे वो मीडिया के हों चाहे वो और हाँ, उनके समर्थक सब जगह पे हैं, मीडिया में हैं और न्यायपालिका में हैं, ड्राइवर हैं, पानी भरने वाले हैं, झाड़ू लगाने वाले हैं, सब जगह उनके समर्थक हैं। बोलिए आप। वो ये समझ रहे थे जी, जब पेपर लीक की बात हो रही थी, कह रहे थे ये जंतर मंतर पे बैठे इनमें से नीट की परीक्षा देने वाला कोई नहीं है। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग कह रहे हैं कि प्रभु राम के दर्शन नहीं किए, चढ़ावा चोरी नहीं किया, इसीलिए जिनकी आस्था और विश्वास की चोरी हुई है, जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, वो होने को क्यों आवाज उठा रही है समाजवादी पार्टी? क्यों समाजवादी पार्टी के सांसद उठा रहे हैं? क्योंकि उनके क्षेत्र के लोग तो होंगे ही नहीं जो चढ़ावा देने गए होंगे। जिनकी आस्था और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी चिंता हो रही है आपको आस्था और विश्वास की। वही तो विधानसभा के अध्यक्ष ने पूछा था कि जरा एक रसीद दिखा दीजिए, आस्था विश्वास पर कितना पैसा दिया था। विधानसभा के अध्यक्ष ने वहां पूछा था सतीश महाना जी ने। जिन्होंने वोट दिया है या जिन्होंने नहीं दिया, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने भी चढ़ावा नहीं दिया। कौशल कांत मिश्रा जी, उनकी आवाज उठाना। कौशल कांत मिश्रा जी, अगर वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं बताइए। मैं आपके पक्ष को, आप तो सब जगह बीजेपी के समर्थक ढूंढ रहे थे ना, मैं आप ही का सवाल उनको पूछ रहा हूँ। कौशल कांत मिश्रा जी बताइए, अगर वो इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? चोरी की जांच और एफआईआर कहाँ हुई है? जवाब आपने दिया था, इनसे सवाल पूछिए। जो मैं वही तो पूछ दिया मैंने पूछ दिया। अब आप मुझे अपना समर्थक बोल दीजिए, अपना समर्थक मुझे बोल दीजिए, क्योंकि मैंने पूछा कि वो अगर इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं, क्या मैंने आपको कहा कह दीजिए ना। मैं क्यों कह दूं? आप मान ले अपने आप। कौशल कांत मिश्रा जी जवाब। अरे यश जी जवाब सुन लीजिए, आपने इतने बढ़िया सवाल पूछे। यश जी, आपकी दोनों चीजों पे आपके हिसाब से कोई कार्रवाई तो इस सेशन में हुई नहीं। सेशन पूरा खत्म हो गया पर ना राहुल गांधी के मुद्दे पे कोई कार्रवाई हुई विधानसभा सत्र में यूपी में, और ना ही नहीं मैं अभी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। चाहे इनका चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो और चाहे राहुल गांधी का मुद्दा हो, स्टूडेंट्स का, जैसा वो कह रहे हैं, ये दोनों मुद्दे पे कुछ होगा नहीं। तो इसका मतलब मैं ये मान लूं लालचंद जी और विनोद जी और यश भाई, सब लोग याद रखिएगा कि विंटर सेशन तो चलने देना नहीं चाहिए होगा ना। पक्का वादा करेंगे ना अभी से ये बात है। हाँ, अभी से वादा कर दीजिए कि वो भी अगला वाला सेशन नहीं चलने दूंगा। देखते हैं आप कितने दिन इस मुद्दे पे ठहरते हो। आप पेगासस पे नहीं ठहरे, आप अग्निवीर पे नहीं ठहरे, नहीं चला तो अब तो सभी नजर जो है विंटर सेशन पर ही रहेगा। शुक्रिया। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए यश जी, अरे सुनिए, चप्पल, अरे यश सुन तो लो, अरे यश भाई सुन तो लो, अरे यश भाई चप्पल चोरों, सुन लीजिए यश भाई, चप्पल चोरों और टोटी चोरों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है, उनके लिए सामाजिक एफआईआर होती है। चप्पल चोर और टोटी चोर एक के बराबर होते हैं, जिनकी आप बार बार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टोटी चोर वगैरह चलिए मीडिया रिपोर्ट तक सही है, मीडिया रिपोर्ट तक सही है। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया। विंटर सेशन का इंतजार रहेगा। कौशल कांत मिश्रा जी, यश भारतीय जी, साथ में तुम्हारा लोग बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे झारखंड में छात्र आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप लेने वाला है क्या, और उसी से जुड़ी बात है पंजाब में जो गड़बड़ी हुई थी उस पर एक बड़ी टिप्पणी आई है अदालत की। छोटे से ब्रेक के बाद जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या?
आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। न्यायपालिका में कैसे कम होंगे केस? जुडिशरी में, न्यायपालिका में केसेस की जो पेंडेंसी है, ये एक हमारे लिए चैलेंज है। आम आदमी को कैसे आसानी से मिलेगा न्याय? जनमानस की अपेक्षा बिल्कुल सही है कि हर मुकदमे का फैसला एक निश्चित समय में और जल्दी हो, मुकदमा चले और 1 साल में ट्रायल कंप्लीट हो जाए। हर मुद्दे पर CJI की बेबाक बातचीत। देश अगर भविष्य में और वर्तमान में गर्व महसूस करता है तो वो युवा शक्ति के कारण ही करता है। कोई अपराध हुआ है और मान लीजिए पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया और मीडिया उस बात को पब्लिक के सामने लेकर के आता है, तो ये बहुत बड़ी समाज की, देश की सेवा है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का पहला टीवी इंटरव्यू मेगा एक्सक्लूसिव सिर्फ DD न्यूज पर। देखिए आज शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, बात करेंगे झारखंड के छात्र आंदोलन की और पंजाब में भी गड़बड़ी पर टिप्पणी आई। पहले झारखंड की बात करते हैं, पूरी रिपोर्ट देखिए। आंदोलन से क्या, हेमंत सोरेन सरकार डर गई है झारखंड में? झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आधी रात को पुलिस द्वारा डराने और धमकाने के गंभीर आरोप लगे हैं। विधानसभा मार्च और लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने शिकायत की है कि पुलिस बल देर रात उनके धरना स्थल पर पहुंचा और उन्हें वहां से हटने के लिए मजबूर किया। झारखंड के छात्रों का आंदोलन अब नया मोड़ ले रहा है और फिर से काफी संख्या में छात्र जुटने लगे हैं। आंदोलन के अगले चरण के तहत अब 20 अगस्त को CM आवास घेराव की तैयारी है और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और मजबूत बैरिकेडिंग भी की जा रही है। 10 फीट ऊंची मजबूत बैरिकेडिंग करने के साथ ही CM आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। झारखंड के छात्रों के आंदोलन को 20 दिन हो चुके हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए छात्रों ने अब पूरे राज्य के सभी जिलों में भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता रघुवर दास और शिल्पी नेहा तिर्की ने धरना स्थल पर जाकर आंदोलनकारी छात्रों के नेता देवेंद्र महतो से मुलाकात की। साथ ही रघुवर दास ने ऐलान किया कि अगर 7 दिनों के अंदर छात्रों की मांगे मानकर उनके मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो वो खुद भी अनशन पर बैठ जाएंगे। रघुवर दास ने CM हेमंत सोरेन की सत्ता को उखाड़ फेंकने की भी चेतावनी दी। ये तो बात हुई झारखंड की। अब बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में दरअसल फार्मेसी ऑफिसर बहाली परीक्षा में गड़बड़ी से इनकार करने वाली भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है तो बीजेपी बोली कि क्यों चुप हैं जंतर मंतर से सवाल पूछने वाले। दरअसल मामला यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को बड़ा झटका देते हुए 454 फार्मेसी ऑफिसर पदों की भर्ती प्रक्रिया पर 17 सितंबर 2026 तक के लिए फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। यह परीक्षा 19 जुलाई 2026 को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइस और पेन कैमरों के जरिए संगठित रूप से नकल कराने का मामला सामने आया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने केशव कंबोज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया और पूछा कि जब मामला इतना गंभीर था तो इस परीक्षा को तुरंत रद्द क्यों नहीं किया गया। झारखंड के छात्रों का मामला सबसे ज्यादा इन दिनों गर्म है तो भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं कि झारखंड और पंजाब के मामले पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी चुप क्यों हैं। झारखंड और पंजाब पर मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी यह भी अपेक्षा करती है कि छात्र हितों के नए नए नवोदित झंडा बरदार और जंतर मंतर के किरदार आज कहां हैं।
झारखंड के छात्रों का कष्ट और कटी हुई बिजली उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। सीधे चलते रांची अपने संवाददाता दिवाकर कुमार के पास। दिवाकर, हमने आपकी वो रिपोर्ट भी देखी है जिसमें आपने छात्रों के साथ बात की है, और आपकी वो रिपोर्ट भी देखी है किस तरह किलेबंदी की जा रही है सीएम हाउस की। क्या है आंदोलन का अगला ऐलान? क्योंकि छात्रों ने कहा अब हर जिले में भूख हड़ताल करेंगे और 20 तारीख को और बड़ा मार्च करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन जो है वो हर रोज एक नई उम्मीद के साथ छात्र जो है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और लगातार अब जो छात्रों ने जो ऐलान किया है, वो जो भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं कि यह मास लेवल पर भूख हड़ताल किया जाएगा, तो उसके बाद गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये सीएम आवास का रास्ता है, किस तरीके से बैरिकेटिंग है ये आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। बिल्कुल। और ये तस्वीर मैं सुबह से दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो छात्रों का आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है, और उसके बाद सीएम आवास के आसपास पूरे किलाबंदी की गई है। छात्रों का ये डर कहे या सरकार जो है वो दुविधा की स्थिति में है, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात, हालांकि छात्र नेताओं या जो जेपीएससी रिफॉर्म मंच है उन्होंने अपनी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि फिलहाल अभी 20 अगस्त को जो सीएम आवास के घेराव करने की वो बात कर रहे थे उस पर वो टिके हुए नहीं है, क्योंकि उनमें अभी कोई वैसे नेतृत्व की बात नहीं हो रही है। तो कोई नेता आकर कुछ बोल देते हैं, दूसरे नेता कुछ बोलते हैं, तो वो स्थिति नहीं है। लेकिन पूरे जो हम कह सकते हैं सीएम आवास के 2-3 किलोमीटर की परिधि में एक तरीके से पूरे छावनी में इसे तब्दील किया गया है। 10 फीट ऊंची बैरिकेटिंग है, तो तमाम तरह के इंतजाम किए गए। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है लालचंद जी कि डेडलॉक की स्थिति बन गई है। अब कोई संवाद नहीं हो रहा है। 10 तारीख के पहले तक सरकार संवाद की स्थिति में थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, सरकार की ओर से बयान भी आ रहे थे। लेकिन अब जब विधानसभा घेराव हुआ, विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाई गई, उसके बाद से जो हालात पैदा हुए हैं उसमें अब संवाद की स्थिति नहीं हो रही है, और सरकार और छात्रों के बीच एक तरीके से पूरी तरह से जो बातचीत का सिलसिला था वो थम गया है। तो छात्र अभी भी टिके हुए हैं कि अब वो बिना सीबीआई के झुकने वाले नहीं है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिछले 5-6 वर्षों में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उसको रद्द किया जाना चाहिए। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी जो अब तक एक तरीके से उनको सपोर्ट कर रही थी कि मोरली हम आपके, चूंकि आपके मुद्दे जेन्युइन है तो आपके साथ हम मोरली खड़े हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चाहे वो सड़क पर हो, सदन में हो, और यहाँ तक कि संसद तक पहुंचकर अब झारखंड के छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से लालचंद जी संसद भवन में किस तरीके से परिसर में लगातार वो कर रहे थे। रांची में रघुवर दास ने किस तरीके से जाकर छात्रों से मुलाकात किया, हॉस्पिटल में जाकर उनसे मुलाकात किया, और उसके बाद उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी कि अगर 1 हफ्ते में छात्रों का आंदोलन को लेकर जो सरकार की पहल है अगर वो सकारात्मक दिशा में नहीं निकलती है और वो खत्म नहीं होता है, तो फिर वो खुद भी आंदोलन और आगे बढ़ता जा रहा है। जरूर आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और वहां से अपडेट देने के लिए। और इसी के साथ वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। न्यायपालिका में कैसे कम होंगे केस? जुडिशरी में, न्यायपालिका में केसेस की जो पेंडेंसी है ये एक हमारे लिए चैलेंज है। आम आदमी को कैसे आसानी से मिलेगा न्याय? जनमानस की अपेक्षा बिल्कुल सही है कि हर मुकदमे का फैसला एक निश्चित समय में और जल्दी हो। मुकदमा चले और 1 साल में ट्रायल कंप्लीट हो जाए। हर मुद्दे पर CJI की बेबाक बातचीत। देश अगर भविष्य में और वर्तमान में गर्व महसूस करता है तो वो युवा शक्ति के कारण ही करता है। कोई अपराध हुआ है और मान लीजिए पुलिस ने उसका संज्ञान नहीं लिया और मीडिया उस बात को पब्लिक के सामने लेकर के आता है, तो ये बहुत बड़ी समाज की, देश की सेवा है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का पहला टीवी इंटरव्यू मेगा एक्सक्लूसिव सिर्फ DD न्यूज पर। देखिए आज शाम 7 बजे।
ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पाकिस्तान एक बार फिर से बेपर्दा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद हाफिज सईद के गुलाम हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के साथ एक मंच साझा किया और मंच से ही प्रतिबंधित संगठन एलईटी के प्रमुख हाफिज सईद की तारीफ की और उसके तारीफ में कसीदे पड़े। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री रशीद अहमद ने भारत को धमकी भी दी। उन्होंने कहा, मैं हाफिज साहब का गुलाम हूं। लश्कर तैयबा के आतंकियों के साथ मंच साझा कर बैठे पाकिस्तान के सियासतदान दरअसल अपनी खींच मिटाने आए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने लश्कर और हाफिज के मुरीद के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया था। पाकिस्तान की पूरी एस्टैब्लिशमेंट भले ही हाफिज सईद को अपना मालिक मानता हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने आधे घंटे के ऑपरेशन में आतंकियों के 11 मजबूत ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। शेख रशीद ने यह भी दावा किया कि जब वो अमेरिका में थे तब उनके फोन पर हाफिज सईद का फोन नंबर आया था और इसके बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया था। उन्होंने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अल्लाह उसे बर्बाद कर देगा। उन्होंने बेतुकी बयानबाजी करते हुए कहा कि जंग की स्थिति में भारत में ना तो कोई परिंदा चहचहाएगा और ना ही किसी मंदिर में घंटियां बजेंगी। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। इस बार वे किसी राजनीतिक बयान को लेकर नहीं, बल्कि कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के खूंखार आतंकियों के साथ मंच साझा करके पाकिस्तानी आर्मी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दो मुल्क बंटवारे के बाद एक ही दिन अपने अपने भाग्य और कर्म से आगे बढ़ने का दो मुल्कों ने जज्बा दिखाया था। पाकिस्तान की हालत यह है कि एक सियासतदान गर्व से अपने को आतंकी सुप्रीमो को अपना मालिक मानता है। आज का भारत उसे घर में घुसकर मारता है। शेख रशीद जिन्होंने ये बयान दिया अजीब सा, पहले उनकी बात सुनिए। पाकिस्तान में इंसाफ के लिए, गरीब के लिए, आम इंसान के लिए असल तकलीफ तो ज्यादा लोग करेंगे क्योंकि वो फॉर्म में, मैं तो फॉर्म में नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही बात, हाफिज सईद साहब का मैं गुलाम हूँ। मैं हाफिज सईद साहब की वजह से सारी मेरे टेलीफोन में से हाफिज सईद साहब का नंबर निकल आया अमेरिका में और उन्होंने मुझे अमेरिका से निकाल दिया कि हाफिज सईद का नंबर इस बंदे के फोन में से निकला है। पाकिस्तान के बड़े नेता रहे, हाफिज सईद के गुलाम बता रहे हैं अपने आप को। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये तो एक तरह से बिल्कुल बेपर्दा होना हुआ और जिसे कहते हैं कि एकदम बिल्कुल स्वीकार कर लेना कि पाकिस्तान क्या करता रहा है। इस बयान को उसी संदर्भ में देखा जाए या हंसा जाए सिर्फ? लाल जी, कल 14 अगस्त है और कल जो है पाकिस्तान का आज़ादी का, यौम आज़ादी का एक दिन होता है। आप सोचिए कि भारत से विभाजन के बाद ये देश कल के ही दिन एक आज़ाद मुल्क के रूप में सामने में आया था जी। और उसकी हालत देखिए कि उसके इमरान खान सरकार के गृह मंत्री थे भाई साहब, और ये गृह मंत्री के पूर्व गृह मंत्री की हालत ये है कि वो हाफिज सईद को गुलाम की बात कहते हैं कि हाफिज सईद ही उसका मालिक है। तो आज आप देखिए ये 80 साल के आते आते पाकिस्तान की हालत ये है कि उसके पूर्व गृह मंत्री एक आतंकी सरगना का अपने को गुलाम मान के अपने को गौरवान्वित करता है जी। और आज का भारत ये है कि इस हाफिज सईद के मरकज को यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में आधे घंटे में 11 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को दिल्ली में बैठे तबाह करता है। तो ये जो देश दुनिया है इस बात को देखता है कि पाकिस्तान आज़ादी के 78-80 साल में कहाँ है और भारत कहाँ है। तो ये हाफिज सईद को गुलाम मालिक बनाने वाले जब गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री शेख चिल्ली जैसे शेख रशीद होंगे तो उन्हें भारत को देखना चाहिए कि उनके धमकाने और धमकी से आज का भारत डरने वाला नहीं। बिल्कुल आज का भारत डरने वाला नहीं। उनको जितना गुलाम बनना है बने और उनके मतलब ये वो तो कह रहे हैं लेकिन सब लोग जानते हैं कि वो सच में गुलाम है। फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए। पाकिस्तान एक बार फिर से बेपर्दा हुआ और अब हम आपको एक खूबसूरत सी तस्वीर दिखाएंगे। आज़ादी के जश्न में डूबे हमारे देश में अब नक्सल मुक्त भारत की खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें महिला विंग के पूर्व नक्सलियों ने अपने सपने को अब जीना शुरू किया है। देखिए दिलचस्प तस्वीर।
रैंप पर थिरकती हुई ये महिलाएं कभी नक्सली हुआ करती थी। यही तो है बदले हुए भारत, नक्सल मुक्त भारत की खूबसूरत तस्वीर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सरकार